हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया एकदम। चलिए, लास्ट हमारा क्या रह गया था? हमने कर लिया था कंप्लीट स्टेट्स और अवस्थाएं, यानी अवस्थाएं, स्टेजेस। ठीक है, चलिए अब आप लिखिए यूजेस ऑफ फॉर। हाँ जी, अब देखो जब हम यूज करेंगे फॉर का, तो फॉर जब किसकी तरह यूज हो, कब से? एक फॉर यूज होता है के लिए, लेकिन यहां पर के लिए नहीं चाहिए, कब से? फॉर प्रेपोजिशन, और ये जो दर्शाएगा ये दर्शाएगा पीरियड ऑफ टाइम को। वो दर्शा रहा था पॉइंट ऑफ टाइम को, ये दर्शाएगा पीरियड ऑफ टाइम को, यानी अवधि। किसको बताएगा ये? अवधि। अवधि कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अवधि है तो अवधि रहेगी, यानी फॉर का यूज होगा। और कोई कार्य कब से, यानी फ्रॉम व्हेन। कब से चल रहा है या चल रहा था। अब जैसे देखो, कोई भी आ जाए, 2, 3, 5, 10, 15, कोई भी डिजिट आ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर अब चाहे 2, 3, 5 सेकेंड्स हो या मिनट्स हो या आवर्स हो या डे हो या नाइट्स हो, वीक्स हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो या डिकेड्स हो। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 सालों की अवधि। 10 साल की अवधि को एक शब्द में बोला जाता है दशक। अब देखो, इनका जब यूज होता है ना, तो यूज किसका होता है? फॉर का। किसका यूज होता है? फॉर का। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। कोई भी डिजिट्स हो, 2, 3, 5, 10, 11, 12, कुछ भी हो। वहां पर नेम्स ऑफ डेज था शिव। अरे कृतिका, क्वेश्चन क्या है ये पूछो ना। अरे सबके कमेंट देख रहा हूं मैं, आप लिखो फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, लिख लिया सबने। अब ध्यान देना। अब जैसे मैंने लिखा शी, अपकमिंग टूर्नामेंट, हाँ भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करो सही ढंग से, आप बताना। आपको पहले तो बताना सिंस और फॉर में से किसका यूज होगा, फिर आपको ये बताना इनमें से किसका यूज होगा। ठीक है, डस 10 का मतलब होता है गोदुली बेला।
अब देखो यहां पर हिंट मिल रहा है नाउ से, नाउ मिल रहा है तो वॉज तो आएगा नहीं, हैज बीन आएगा नहीं, हैड बीन आएगा नहीं, तो क्या आएगा इज। शी इज प्रैक्टिसिंग फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट नाउ, यानी कि वह अभी क्या कर रही है, आने वाले टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। फिर प्रैक्टिसिंग फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट सिंस या फॉर लास्ट मंडे, अब मंडे आ गया ना तो नेम ऑफ डे आ गया, नेम ऑफ डे आ गया तो फिर यहां फॉर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सिंस का। और जब सिंस आ गया है तो फिर इज वॉज कट जाएंगे और यहां पर हैड बीन आएगा नहीं क्योंकि कहीं पर भी पास्ट का हिंट नहीं मिल रहा, तो यूज किसका होगा, हैज बीन का। फिर शी डैश प्रैक्टिसिंग फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट सिंस फॉर लास्ट 7 डेज, अब यहां पर बात आ रही है पिछले 7 दिनों से, पिछले 7 दिनों से है तो फिर यहां सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा फॉर, और फॉर आते ही यहां पर कब से का हिंट मिलते ही इज वॉज दूर हो जाएगा, तो यहां पर हैड बीन नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज बीन आएगा। ठीक है, लिखिए फटाफट। हाँ जी, चलिए। अब नेक्स्ट टेंस हमारा आ रहा है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट की क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल प्लस अदर वर्ड्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट क्वेश्चन मार्क, फिर आ जाएगा WH वर्ड,
अरे हाँ दिलीप, क्या है, फटाफट लिखो तुम जल्दी से। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो हमारे पास ऑप्शन तो एक ही है, डेड। तो डेड या वर्ब की सेकंड फॉर्म वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं? भले अब देखो सिंपल प्रेजेंट में तो क्या था, डू और डज दो थी हमारे पास, लेकिन यहां पर तो क्या है, एक डिड ही है। ठीक है, तो जब डिड ही है तो यहां पर, वहां तो हमें अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब यूज करनी रही, लेकिन यहां पर तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमारे पास ऑप्शन ही एक ही बचा है, कौन सा, डिड। और डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म जब भी हो तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। ठीक है, लिख लो फटाफट। सिंगुलर सब्जेक्ट और डिड का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी होगा। हाँ आएगी आएगी, डेली और नाउ की पहचान आएगी। अब ध्यान देना, इनमें जो एडवर्बियल्स है, पहला पॉइंट हम जो देखेंगे, एडवर्बियल्स कह लो या हिस्टोरिकल फैक्ट्स कह लो, अब इसमें अगर हम देखें तो एडवर्बियल्स जो काम करते हैं वो है हमारे यस्टरडे, दूसरा, अब चाहे लास्ट लिखो या प्रीवियस लिखो, अब उसके बाद चाहे डे लिखो, चाहे नाइट लिखो, चाहे वीक लिखो, चाहे मंथ लिखो, चाहे ईयर लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है,
फिर या वर्ड आता है अगो, AGO, अगो, ठीक है। और चौथा आ जाता है पास्ट ईयर। पास्ट ईयर का मतलब यह है कि जो साल बीत चुका। अब जैसे 2024 क्या है, बीत चुका। 2024, 2000 क्या है, बीत चुका। 2020 क्या है, बीत चुका। 1947, 1962, 1971, 1988, कोई भी लिख दो आप, लेकिन शर्त यह कि साल बीता हुआ होना चाहिए। 99, 2015, 2016, कोई भी हो, बस बीता हुआ साल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे इसमें जो एडवर्बियल काम करते हैं तो वो हमने देखे थे, आपको बताया था मैंने, ऑलवेज। तो ये सिंपल पास्ट में भी यूज हो सकते हैं, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, रेगुलरली। ये हमने सिंपल प्रेजेंट में भी देखे थे और सिंपल पास्ट में भी इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़े ये वापस से लिखना आप लोग। रेगुलरली, यूजुअली, समटाइम्स या जनरली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ऑफन कह लो, फ्रिक्वेंटली कह लो, या फिर ओकेजनली कह लो, समटाइम्स कह लो, समटाइम्स। फिर जो सेल्डम, हार्डली एवर, रेयरली, नेवर, ये सब हम जो है सिंपल पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। चलो लिख लो फटाफट।
लिख लिया सबने? अब देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, इंडिया इंडिपेंडेंस in 1947, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, gains, gained, has gained, had gained, is, was, were, had. Madame Curie, the radium, invented, had invented, discovered, had discovered. James Watt, the steam engine, invented, had invented. Babur, India in 1526. Invade, invaded, had invaded, या invades. इन्वेड्स का मतलब होता है आक्रमण करके जीत लेना. चलो अब बताओ यहां पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा. सारे के सारे आंसर साथ में लिख के भेजना. बिल्कुल सही आंसर्स आने लग गए हैं. वेरी गुड.
अब देखो यहां पर गेन्स नहीं होगा, हैज गेन्ड नहीं होगा, हैड गेन्ड नहीं होगा, क्या होगा? गेन्ड होगा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो अब सीधी सी बात है, इन फैक्ट्स को चेंज किया जा सकता है क्या? ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ऐतिहासिक तथ्य है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब परमानेंट है। परमानेंट है तो सिंपल टेंस चलेगा। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। फिर मैडम क्यूरी द रेडियम, मैडम क्यूरी ने जो है इन्वेंट नहीं किया था, ये डिस्कवर किया था, खोज की थी इसकी, रेडियम की। ये धरती पे विद्यमान था, इसकी खोज की थी, जैसे अमेरिका की खोज हुई है। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। तो यहां पर जो है खोज हुई थी, तो डिस्कवर्ड आएगा, हैड डिस्कवर्ड नहीं होगा, क्या होगा? डिस्कवर्ड। फिर जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, तो यहां पर डिस्कवर्ड नहीं होगा, हैड डिस्कवर्ड नहीं होगा, हैड इन्वेंटेड नहीं होगा, क्या होगा? इन्वेंटेड होगा। अब ये तथ्य बदल नहीं सकते। अब हम स्टीम इंजन के आविष्कारक के रूप में हम किसी और का नाम नहीं ले सकते। जेम्स वॉट है तो जेम्स वॉट ही रहेंगे। अब जिसने मोबाइल का, फोन का आविष्कार किया, वो फिक्स हो गए। अब उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और भारत को आजादी मिल गई, ठीक है, अभी मिल नहीं रही है, मिल चुकी। कब मिली? 1947 में। तो हिंट किससे मिला हमें? 1947। यहां पर देखो, बाबर ने आक्रमण करके भारत पर विजय पाली थी। कब पाई थी? तो वो है 1526, और 1526 पास्ट का है। तो यहां हैड इन्वेंटेड या इन्वेड्स नहीं आएगा, क्या आएगा? इन्वेडेड। ठीक है, चलिए, तो जिनके भी ये आंसर्स थे वो बिल्कुल सही है। ये लिख लो फटाफट। अच्छी बात है कृतिका, अगर तुम्हारे सही है तो सारे। हेड पोजीशन को बता रहा है कार्तिक, अधिकार को। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जैसे ही बात आए इट इज टाइम, इस रूल को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड नंबर रूल है हमारा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बहुत बार ये एग्जाम में आ रहा है अभी। इट इज टाइम प्लस
और एक आ रहा है इट इज टाइम प्लस। तो कहने का मतलब तो यह है कि अभी तक तो कुछ फर्क नहीं आया दोनों में क्या चल रहा है। ठीक है, इट इज टाइम, बात आई समझ में। तो अब यहां पे अगर हम बात करें ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इनमें से चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम के बाद अगर क्या आ जाता है, टू आता है, और अगर इन तीनों के बाद में कौन आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो बताओ बदलाव हुआ या नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। और क्या आया यहां पर? सब्जेक्ट। और ऊपर वाले में क्या आ रहा है? टू। तो टू के बाद मैंने आपको बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, तो फर्स्ट फॉर्म चलती है। कौन सी फॉर्म चलती है? फर्स्ट फॉर्म चलती है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है? सेकेंड फॉर्म चलती है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि इट इज टाइम के बाद टू आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? फर्स्ट फॉर्म चलेगी। ठीक है, और अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद में कौन आ जाए? सब्जेक्ट आ जाए। सब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बताया है क्या हो सकता है, या तो हो सकता है नाउन या हो सकता है प्रोनाउन, तो उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस जो है वो कहलाएगा कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, और ये सेंटेंस जो कहलाएगा वो कहलाएगा सिंपल पास्ट का। अब देखो इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद क्या होगा कि यह समय है यह काम करने का, समय है किसी कार्य को करने का। इसका हिंदी अनुवाद यह आएगा, कार्य को करने का। ठीक है, और यहां जो आएगा वो आएगा अभी तक तो या इस वक्त तक तो यह कार्य हो जाना चाहिए था, या इस समय तक तो। कार्य हो जाना चाहिए था, चाहिए था। तो जब हम बोल रहे हैं चाहिए था, इसका मतलब वो कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी सेंटेंस आएंगे वैसे, तो पहले आप लोग जो है ये लिखिए एक बार जल्दी से, जल्दी लिखो, देखो जल्दी लिखो। फालतू के कमेंट्स मत करो, जल्दी से लिख लो सभी लोग, टाइम पास नहीं करना है यहां पे।
लिख लिया? तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। इट इज टाइम a new business the whole syllabus. हाँ जी, अब इनका फटाफट बताओ।
नहीं आज नहीं होंगे टेंस, टेंस में भी टाइम लगेगा, कल या परसों होंगे। कल अगर 1 घंटे की क्लास रही तो कल, और 2 घंटे की क्लास रही तो कल हो जाएंगे। लिख लिया सब लोगों ने? हाँ जी, अब देखो यहां पर ध्यान देना, हिंट जो मिल रहा है ना, तो वो सब में देखो क्या चल रहा है, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम और इट इज टाइम। लेकिन यहां पर आ रहा है टू, यहां पर आ रहा है वी, यहां पर आ रहा है टू और यहां पर आ रहा है यू। तो अब बताओ बदलाव हुआ या नहीं हुआ? सब में क्या एक जैसा ही चलेगा क्या? नहीं। टू के बाद तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, नहीं फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। या तो ये सेकंड हो सकती है या थर्ड हो सकती है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये फिफ्थ, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगी और ये फोर्थ हो गई है। ये फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। अब मुझे बताओ, अब आपको बताया हुआ है मैंने कैसे क्या होगा। तो यहां पर जो आएगा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म ये रे बैठी है यहां पर, तो ये तीनों कट जाएंगे, तो यहां पर क्या आएगा? स्टार्ट। इसका अर्थ ये हुआ इट इज टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यह समय है नया बिजनेस स्टार्ट करने का, यह समय है नया बिजनेस स्टार्ट करने का। और इट इज टाइम वी अ न्यू बिजनेस, इट इज टाइम, फिर स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट्स नहीं होगा, हैड स्टार्टेड नहीं होगा, स्टार्टिंग नहीं होगा, क्या होगा? स्टार्टेड होगा। अभी तक तो हमें नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था, अभी तक तो हमें नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था। अभी तक किया नहीं है, कर लेना चाहिए था, यानी कि इस समय तक तो यह कार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इट इज टाइम वी स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। फिर बात आती है इट इज टाइम टू, टू के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो रिवाइज, रिवाइजेज, रिवाइजिंग, ये तो कट गई क्योंकि सेकंड फिफ्थ फोर्थ बची कौन सी? रिवाइज। तो यहां आएगा रिवाइज। इट इज टाइम टू रिवाइज द होल सिलेबस, यह समय है पूरा सिलेबस रिवाइज करने का, पूरा सिलेबस रिवाइज करने का। और फिर बात आती है इट इज टाइम यू डैश द होल सिलेबस, तो यहां जो आएगा वो रिवाइज नहीं होगा, अभी तक तो तुम्हें पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। तो यहां रिवाइजिंग नहीं होगा, हैड रिवाइज्ड नहीं होगा, क्या होगा? रिवाइज्ड होगा। अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आ गया? हाँ, सेंस वो बिल्कुल फ्यूचर का आएगा, फर्स्ट और थर्ड वाले में। हाँ, क्या डाउट है? थैंक यू एवरीवन। नाउ फटाफट लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रिवाइज्ड की थर्ड फॉर्म भी रिवाइज्ड ही है, रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड, फिर रिवाइजिंग और रिवाइजेस। वो फ्यूचर में पता चलेगा कि कैसे होगा टुमारो के साथ फ्रॉम का यूज। फोर्थ नंबर का आएगा कि अभी तक तो हमें, या अभी तक तो तुम्हें रिवाइज कर लेना चाहिए था पूरा सिलेबस।
लिख लिया। अब इसका लास्ट रूल बचा है सिंपल पास्ट का, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर रूल। अब देखो सिंपल पास्ट कितने तरह का होता है, सिंपल पास्ट जो है वो कितनी तरह का होता है, तो ध्यान देना वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? तो एक आता है रियल पास्ट और एक आता है इमेजनरी। इमेजनरी कह लो, हाइपोथेटिकल कह लो, कंडीशन 2 कह लो। ठीक है, और अगर हिंदी में कहो तो इसको काल्पनिक कह लो, काल्पनिक भूतकाल। और इसको कह लो आप वास्तविक भूतकाल। अब देखो काल्पनिक और इसमें क्या फर्क है। इसमें यह होगा कि जो घटना वास्तव में घटित हुई, जो घटना वास्तव में घटित हुई वो रियल पास्ट में, और जिसकी सिर्फ कल्पना की गई, वो घटना घटित नहीं हुई, जिसकी सिर्फ कल्पना की गई, तो वो जाएगा किसमें? इमेजनरी में। जैसे क्या हमारी कल क्लास लगी थी या नहीं लगी थी? भले 10 मिनट ही लगी हो, लेकिन क्या कल इंटरनेट में हमारी क्लास में इंटरप्शन हुआ था? इंटरनेट ब्रेक हुआ था? क्या प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई थी? हाँ लगी थी ना, भले 10 मिनट की लगो, 5 मिनट की लगो, चाहे सीधी सी बात है कि वहां पर जो है भले खराबी आई हो, लेकिन लगी तो थी ना, हाँ या ना? कल आप लोगों ने क्लास अटेंड तो की थी, तो वो किस पास्ट में जाएगा, रियल में या इमेजनरी में? तो वो जाएगा रियल पास्ट में। किस में जाएगा? रियल पास्ट में। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि काश कल हमारी क्लास हुई होती, तो वहां पर वो चला जाएगा इमेजनरी में। और जनरली हम अपना सारा जीवन जो है, 99% जीवन जो है वो इमेजनरी में ही बिताते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम अगर सपोज करो रोड पे चल रहे हैं तो मन में ख्याल आ जाता है, काश ये बिल्डिंग मेरी होती, काश ऐसी कार मेरे पास भी होती, काश ऐसी गर्लफ्रेंड मेरी भी होती, या काश ऐसी बीवी मेरी भी होती, या काश ऐसा हस्बैंड मेरा भी होता, काश ऐसी जो है ऐसा बॉयफ्रेंड मेरा भी होता। होता है या नहीं होता है? तो ऐसा उस वक्त जरूरी नहीं है कि हाथों हाथ वो हमारा हो जाए। बात आई समझ में? तो वो सिर्फ क्या है? कल्पना है। काश वर्ड लगा रहे हैं हम। क्या लगा रहे हैं? काश वर्ड लगा रहे हैं। काश, काश या फिर यदि, या, तो ये किस में चला जाएगा? इमेजनरी में। किस में चला जाएगा? इमेजनरी में। और एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद अगर कोई फेल हो जाता है तो वो सोचता है काश मैं पढ़ लेता, काश मैं जवानी में पढ़ लेता। आई बात समझ में? तो वो हुआ नहीं होता है, वो काश में रह जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, रियल और इमेजनरी में। अब इसका एक्चुअल में पता कैसे चलेगा, सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि ये इमेजनरी है या रियल पास्ट है? तो उसका सबसे बड़ा ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये जो पहचान है, ये किसकी पहचान है? रियल पास्ट की। और पास्ट में हम सिंगुलर प्लूरल सिर्फ वॉज या वर से ही कर सकते हैं, वॉज या वर से ही कर सकते हैं। तो वर क्या है? प्लूरल वर्ब है, और वॉज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। ये हो गया, ये हो गया। सर आपको इतनी इंग्लिश कैसे आती है? अरे पढ़ना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो आप सोचो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है।
और स्टूडेंट वो ही क्वेश्चन पूछता है जो डिफिकल्ट होता है। तो हम भी पढ़ते समय अगर जो डिफिकल्ट है, जो हमें नहीं आता, उस पर ज्यादा फोकस करें तो पढ़ाई आसान हो जाती है। लेकिन हम वो पढ़ते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, तो टाइम भी वेस्ट होता है और फालतू में जो है, और जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा नहीं। तो इसलिए डिफिकल्ट चीजों को बहुत अच्छे से माइन्यूटली पढ़ना चाहिए। फिर अब इमेजनरी में क्या होगा कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसमें दोनों ही स्थितियों में वर्ब जो है वो कैसी चलती है, प्लूरल चलती है। कैसी वर्ब चलती है, प्लूरल। इसका मतलब कैसी वर्ब का यूज नहीं होता, तो सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता। अगर आपने इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज कर ली ना तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब वॉज या वर में से किसका यूज नहीं होगा, मुझे यह बताओ। इमेजनरी में वॉज या वर में से किसका यूज नहीं होगा या दोनों का यूज होगा, यह बताओ पहले। हाँ, वॉज का नहीं होगा तो किसका यूज होगा, वर का। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो यूज किसका होगा, प्लूरल वर्ब का। इसका मतलब यहां पर वर यूज ही किया जाएगा, वॉज का यूज नहीं होगा। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो वो तो कैसा पास्ट हो गया, रियल। और सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ प्लूरल वर्ब चले तो वो कैसा पास्ट होगा, इमेजनरी। और इसमें क्वेश्चन जो आता है, अब आप बताओ किस में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, इमेजनरी में से, क्योंकि रियल वाला तो सबको पता है, ये वाला हर स्टूडेंट को नहीं पता। और इसमें भी एग्जामिनर सब्जेक्ट जो देता है वो कैसा देता है, सिंगुलर सब्जेक्ट देता है, क्योंकि प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, ये सबको पता है। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है इमेजनरी में क्या होता है, एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल पता चलेगा, सब पता चलेगा। अभी बताऊंगा मैं कैसे पता चलेगा। अब देखो, अगर हम देखें तो जब बात हो रही हो किसकी, बात हो रही हो रियल पास्ट की, तो बताओ वॉज, वर, डिड, हैड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इनमें से किसका यूज नहीं होता, तो सबका यूज होता है। वॉज का भी होता है, वर का भी होता है, डिड का भी होता है, हैड का भी होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी होता है। लेकिन अगर बात आ जाए कि इमेजनरी में किसका यूज नहीं होता, वर, हैड, डिड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसमें देखो, इसमें जो है वो वॉज का यूज नहीं होता, या तो वर का, हेड का, डिड का, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। अब मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कंडीशन, अब कंडीशन का मतलब हो जाता है शर्त। कंडीशन का मतलब क्या है, शर्त आ जाती है, ठीक है। अब शर्त का पता कैसे चलेगा, तो दो से पता चलता है। किस किस से पता चलता है, तो देखो, या तो आता है वर्ड इफ, या आता है आई विश। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, यदि या अगर, और आई विश का मतलब होता है काश। तो जब ये शब्द लगे हैं तो वो सेंटेंस कैसा है, कंडीशन है। और कंडीशन है तो आपको पता है इमेजनरी होना चाहिए। इमेजनरी होगा तो आपको पता है सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब प्लूरल चलनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वॉज लिंकिंग वर्ब, और हैड जो है वो बताता है किसको, हाँ जी बिल्कुल, नहीं जनरली वेदर नहीं चलता, इफ चलता है, वेदर नहीं आता है यहां पर। हाँ जी, तो चलो ये लिख लो फटाफट। हेड अधिकार को बताता है, अधिकार या संबंध को बताता है, ठीक है। चलो लिख लो।
हाँ सही है, अभी सेंटेंस बनाऊंगा मैं, बिल्कुल सही है। इफ आई हैड ₹1,000,000 आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड, बिल्कुल सही है।
हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। हाँ जी, इसका बनाइए। अब ध्यान देना, वॉज वर, तो ये सेंटेंस में सिर्फ हिंट किससे मिल रहा है? शी से। शी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो फिर यहां पर वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। शी वॉज अ डॉक्टर, इसका मतलब अब वह एक डॉक्टर थी, वह एक डॉक्टर थी, तो इसका मतलब यह है कि वह एक डॉक्टर थी। ठीक है, वह एक डॉक्टर थी। या तो उसने पोस्ट छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, या उसने रिटायरमेंट हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तव में वो डॉक्टर थी। तो लेकिन यहां पर भी अब देखो शी आ रहा है, लेकिन हिंट किससे मिल रहा है? हमें मिल रहा है इफ से। और इफ जब आ रहा है तो फिर मुझे बताओ, क्या वॉज आ सकता है क्या? नहीं। क्या इज आ जाएगा क्या? यहां पर नहीं आएगा। तो हैड आ जाएगा क्या? नहीं। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? वर। तो यहां ज्यादा सही ऑप्शन जो है वो क्या है? वर। इफ शी वर अ डॉक्टर शी वुड सेव द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट। यदि वह डॉक्टर होती, यदि वह डॉक्टर होती तो उस मरीज की जान बचा लेती, इस मरीज की जान बचा लेती। लेकिन क्यों नहीं बचा पाई? क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, और हाथों हाथ उसको डॉक्टर बनाया नहीं जा सकता। हाँ, भविष्य में वो हो जाए तो बात अलग है, पढ़ पढ़ा के 5 साल एमबीबीएस 7 साल एमबीबीएस करके भविष्य में हो जाए, बात अलग है, लेकिन हाथों हाथ उसको डॉक्टर बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो हिंदी अनुवाद होगा वो क्या होगा? यदि या अगर वह डॉक्टर होती, डॉक्टर होती तो इस मरीज की जान बचा लेती। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सा इमेजिनरी है, कौन सा रियल है? पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है?
हाँ जी, तो पहला जो है वो क्या है, रियल, और दूसरा है इमेजिनरी। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस इसमें आता है, इफ in the sky, इसमें बताओ क्या क्या आएगा। हाँ जी, लिख लो। अब देखो इसमें, इफ शी वॉज वर हेड, तो यहाँ हेड या वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर अ बर्ड। यदि वह चिड़िया होती या पक्षी होती तो आकाश में उड़ जाती, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा क्योंकि वहां पास्ट चल रहा है, तो फ्यूचर नहीं, क्या आएगा, वुड।
और वुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है तो फिर यहां पर फ्लू नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्लाई आएगा। तो इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि वह पक्षी होती या चिड़िया होती, ठीक है, तो आकाश में उड़ जाती, लेकिन क्यों नहीं उड़ पाई, क्योंकि वो पक्षी नहीं है। इफ आई व, यहां पर वॉज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। इफ आई वर अ किंग, हिंट किससे मिल रहा है, इफ से, तो सीधी सी बात है ये तीनों सेंटेंस इमेजनरी हैं, तो वॉज तो एक में भी आएगा नहीं, ठीक है। तो इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता तो मैं दूसरा ताजमहल बना देता। अब यहां क्यों नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं राजा नहीं हूं और हाथों हाथ मुझे कोई राजा बना नहीं सकता, ठीक है। हाँ, थैंक यू। अब देखो यहां पर बिल्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, बिल्ड आएगा। फिर इफ ही वॉज हेड, तो यहां पर वॉज नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ ही वर द सीएम ऑफ राजस्थान, यदि वह राजस्थान का सीएम होता तो यहां पर, अब क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से समाप्त कर लेना। तो यदि वह राजा होता तो कौन सी समस्याओं को, गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देता, लेकिन क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह वह सीएम नहीं है, ठीक है, और उसको हाथों हाथ सीएम बनाया नहीं जा सकता। हाँ, भविष्य में बन जाए 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो बात अलग है, लेकिन हाथों हाथ उसको राजा बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो बताओ आज माना कि लंबी क्लास रही, लेकिन ये क्लास प्रोडक्टिव रही या नहीं रही, शानदार रही या नहीं रही। आज आपने पूरे समय में कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है चीजों को आसान बनाने की, रूल्स को आसान बनाने की, आसान तरीके से समझाने की, क्वेश्चन जो है वो बताने की कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, पढ़ना है, कहां हिंट मिलेगा, कहां हिंट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, ठीक है। और ये लंबी क्लास इसलिए लगाई गई है क्योंकि पटवार का क्वेश्चन अब आने को ही है। अब देखो आप तो आराम से बैठे ही तो थे आराम से, मुझे तो यहां पर खड़ा होकर कंटिन्यूअसली बोलना भी पड़ा, तो हो सकता है कुछ कमी रह गई हो आज की टीचिंग में मेरी, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन ना लें और समझें, थोड़ा मैनेजमेंट को भी समझें, क्योंकि एग्जाम सर पे है। हाँ, हो सकता है जो 4th ग्रेड वाले हैं उनका एग्जाम लेट है, वीडियो का लेट है, लेकिन पटवार तो बिल्कुल आ ही गया है, सर पे आ गया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी हमने आज पढ़ा है वो आपको याद रहना चाहिए, यूं नहीं कि आज हमने पढ़ा और कल आप भूल गए, तो फिर इस मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखो थोड़ा गला भी दर्द होने लगा है तो वो बात समझना आप थोड़ा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली 6 घंटे बोलना थोड़ा दिक्कत वाला मामला हो जाता है। और मैं अभी भी 9 बजे तक क्लास लूंगा और सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो चुकी है मेरी क्लास, तो सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक कंटिन्यूअसली क्लास है, लगभग 12 घंटे, बीच में आधे घंटे का जरूर लंच ब्रेक था, लेकिन अब कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है तो वो थ्रू आउट एनर्जी रहती नहीं है, समझ रहे हो ना आप। हाँ, हेड का एग्जाम्पल कल बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबके पॉजिटिव कमेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो सिर्फ टीचर की वजह से ही क्लास अच्छी नहीं होती है, स्टूडेंट्स भी जो है वो कंटिन्यूअसली अटेंटिव रहें तो हर कोई टीचर अच्छा पढ़ा लेता है, ठीक है। तो आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लगातार बने रहे, अटेंटिव रहे, और इंग्लिश को 6 घंटे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ
and very good night and sweet dreams all of you. Thank you very much.